ये कहानी है उस वीरांगना की जिसने साहस, संकल्प और शौर्य से इतिहास के पन्नों में अमर स्थान बनाया। ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1828 में वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें सब प्यार से मनु कहते थे। बचपन से ही मनु असाधारण प्रतिभा की धनी थी। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, मनु घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल कर रही थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्होंने मनु को पढ़ने लिखने के साथ साथ शस्त्र कला भी सिखाई। उनके अंदर बचपन से ही एक योद्धा की झलक थी। 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। झांसी के लोगों ने उन्हें दिल से अपनाया और उन्होंने भी झांसी को अपनी कर्म भूमि बना लिया। 1851 में लक्ष्मीबाई के पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उनका निधन हो गया। ये झांसी के लिए एक बड़ा आघात था। इसके बाद राजा गंगाधर राव ने एक दत्तक पुत्र आनंद राव को गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। लेकिन दुख यहीं समाप्त नहीं हुआ। 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। राजा के निधन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू कर दी। इसके तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की योजना बनाई गई, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं अपनी झांसी की रक्षा करूंगी। 1857 का साल पूरे भारत में विद्रोह का साल था। यह पहली स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी सेना तैयार की, जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। उनकी सेना में झलकारी बाई जैसी वीर महिलाएं थीं। रानी ने खुद मोर्चा संभाला और युद्ध की रणनीति तैयार की। उनके शौर्य और नेतृत्व ने अंग्रेजों को कई बार हार का सामना कराया। 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। सर ह्यू रोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन रानी झांसीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने बहादुरी से युद्ध लड़ा और झांसी की रक्षा की। जब झांसी का किला टूटने लगा, रानी ने अपने बेटे को पीठ पर बांध लिया और किले से बाहर निकलने का फैसला लिया। वो अपनी सेना के साथ कालपी और ग्वालियर की ओर बढ़ी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। वो पुरुषों के वेश में लड़ती रही और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिरकार वो वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति देकर ये साबित कर दिया कि नारी शक्ति क्या होती है। उनकी मौत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वो एक आदर्श थी। उनकी कहानी हर महिला को ये सिखाती है कि जब हिम्मत और जुनून हो तो असंभव कुछ भी नहीं। आज भी उनकी वीरता हर भारतीय के दिल में जिंदा है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम हमेशा गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा। यह कहानी है एक ऐसे राजपूत राजा की जिसने अपने दौर में दिल्ली की सल्तनत और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और अपने शौर्य का परचम बुलंद किया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की रक्षा के लिए एक सच्चा योद्धा अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। हम बात कर रहे हैं महापराक्रमी राजा राणा सांगा की, जिन्होंने अपने जिस्म पर 80 से ज्यादा गहरे जख्म खाए, लेकिन अपने जीते जी भारत की आन बान और शान को झुकने नहीं दिया। दुनिया के सबसे खूंखार आक्रांता बाबर के खिलाफ जंग में एक आंख
एक हाथ और एक पैर गंवाने के बावजूद वो आखिरी सांस तक लड़े, लेकिन झुकना कबूल नहीं किया। लेकिन राणा सांगा को आखिर किसने धोखे से मारा? क्या मुगल बादशाह बाबर राणा सांगा के न्योते पर भारत आया था? अगर राणा सांगा के बुलाने पर बाबर भारत आया था तो फिर राणा सांगा और बाबर के बीच जंग क्यों हुई? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश राणा सांगा ए ग्रेट राजपूत वॉरियर में। राणा सांगा का असली नाम महाराणा संग्राम सिंह था और वो सिसोदिया वंश के एक महान योद्धा थे। वे 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक बने और उन्होंने दिल्ली की सल्तनत को चुनौती दी। उनकी वीरता के किस्से इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हैं। वे अपने समय के सबसे शक्तिशाली हिंदू सम्राट थे। उनके शरीर पर पड़े 80 घाव उनकी वीरता का प्रमाण देते थे। राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को हराया और उसे बंदी बनाया। उन्होंने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय को धूल चटाकर मेवाड़ की सीमा का विस्तार किया। इस विजय के बाद मेवाड़ पूरे उत्तर पश्चिम भारत में सबसे मजबूत राज्य बन गया। इसी दौर में एक और शक्तिशाली बादशाह ने हिंदुस्तान में दस्तक दी, जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए साल 1523 में कई निमंत्रण मिले। बाबरनामे के मुताबिक सिकंदर लोधी के भाई आलम खान लोधी, पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा अलाउद्दीन ने बाबर को भारत बुलाया। बाबरनामे में इस बात का भी जिक्र है कि राणा सांगा ने भी बाबर को इब्राहिम लोधी से लड़ने और उनकी मदद करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उनका असली मकसद इब्राहिम लोधी को उखाड़ फेंकना था। लेकिन जब साल 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया तो राणा सांगा उनके विरोधी बन गए। राणा सांगा को एहसास हो गया था कि बाबर का इरादा सिर्फ लूटपाट करना नहीं था, बल्कि वो भारत पर शासन करना चाहता था। उन्होंने तय किया कि वो मेवाड़ की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। राणा सांगा ने बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए एक मजबूत गोलबंदी की। उन्होंने राजपूतों, अफगानों और लोधी वंश के लड़ाकों को साथ में लाया। साल 1527 में खानवा के युद्ध के मैदान में बाबर और राणा सांगा की सेना में खूंखार जंग हुई। इस युद्ध से भारत का भविष्य तय होना था। राणा सांगा की सेना तादाद में बाबर से बहुत ज्यादा थी। उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व खुद किया और असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। युद्ध में उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और उनके घुड़सवार योद्धा दुश्मनों पर टूट पड़े। लेकिन बाबर ने अपने तोपखाने की शक्ति और कूटनीति का बेजोड़ इस्तेमाल किया। बाबर की छोटी सी सेना कमजोर पड़ी तो बाबर ने अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए शराब छोड़ने और जिहाद का नारा बुलंद किया। उसने तुलुगमा युद्ध नीति इस्तेमाल कर तबाही मचा दी। खानवा के युद्ध में हार के बावजूद राणा सांगा ने आखिरी दम तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। वो एक और युद्ध की तैयारी करने लगे। हालांकि उनके सरदार ये नहीं चाहते थे। उनके सरदारों ने राणा सांगा को धोखे से जहर दे दिया। जनवरी 1528 में कालपी में राणा सांगा ने आखिरी सांस ली। राणा सांगा की कहानी केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान की कहानी है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर यह संदेश दिया कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत की संस्कृति को नहीं मिटा सकता। उनकी वीरता आज भी हमें सिखाती है कि अपने गौरव और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करना चाहिए। उनके गौरव का ही असर था कि मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जिंदा रही और आगे चलकर महाराणा प्रताप ने उसी जज्बे से और उसी जुनून से मुगलों का मुकाबला किया। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की कहानी। चंद्रशेखर आजाद इतने बड़े क्रांतिकारी थे कि उन्होंने अपने खून से भारत मां का तिलक किया और भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब अंग्रेजों से उनकी मुठभेड़ हुई तो उन्होंने दर्जनों अंग्रेज सैनिकों का अकेले सामना किया।
वो करीब आधे घंटे तक गोलियों की बौछारों के सामने डटे रहे और अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। जब वो घायल हो गए तो उन्होंने कहा कि जीते जी अंग्रेज मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। हम आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। इसके बाद उन्होंने खुद को गोली मारकर भारत माता के चरणों में अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। ऐसे थे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने बचपन में ही भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने का संकल्प लिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। उनका नाम चंद्रशेखर आजाद कैसे पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प किस्सा है। साल 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा। देश प्रेम की भावना से लबरेज चंद्रशेखर आजाद इसमें कूद पड़े। धरने प्रदर्शन के दौरान अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें अंग्रेज जज के सामने पेश किया गया तो उन्होंने जज के होश उड़ा दिए। जब जज ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया। जज ने उनके पिता का नाम पूछा तो उन्होंने कहा स्वतंत्रता। जज गुस्से से लाल हो गया। उसने चंद्रशेखर से उनकी मां का नाम पूछा। उन्होंने कहा भारत माता। फिर अपने घर का पता उन्होंने जेल बताया। इस बात से जज इतना नाराज हुआ कि उसने चंद्रशेखर को कोड़े मारने की सजा सुनाई। जब चंद्रशेखर को कोड़े मारे जा रहे थे तो लोग डर रहे थे, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। उन्होंने हर कोड़े पर भारत माता की जय का नारा लगाया। कोड़े मारने के बाद सजा भुगतने के एवज में उन्हें 3 आने दिए गए तो उन्होंने वो 3 आने जेलर के मुंह पर मार दिए। इस घटना को देखने वाले लोगों ने उन्हें आजाद आजाद कहना शुरू किया। हर कोई उन्हें चंद्रशेखर आजाद कहकर पुकारने लगा। आज भी कोई जब चंद्रशेखर आजाद का नाम लेता है तो हमारे जहन में मूंछों पर ताव देते हुए एक बहादुर और निर्भीक क्रांतिकारी की तस्वीर उभरती है। सच में चंद्रशेखर आजाद जैसे आजाद जिए वैसे ही वो आजाद रहते हुए अमर हो गए। भारत माता के इस वीर सपूत को शत शत नमन। झारखंड की धरती पर एक ऐसा सितारा चमका जिसने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ क्रांति की ज्वाला को भड़काया। वो शख्स कोई और नहीं था बल्कि बिरसा मुंडा थे। एक आदिवासी योद्धा, एक समाज सुधारक और एक ऐसा क्रांतिकारी जिनके नाम से अंग्रेजों की नींदें उड़ जाती थी, जिन्होंने नारा दिया ऊल गुलान। ऊल गुलान मतलब महाविद्रोह। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। बचपन से ही बिरसा ने अपने समाज में फैली कुरीतियों और अंग्रेजों के अत्याचार को देखा। अंग्रेज अपनी कुटिल नीति से आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल कर रहे थे। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ बिरसा मुंडा ने जंग छेड़ दी। यह कोई आम विद्रोह नहीं था। यह आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए महायुद्ध था। पिछले सभी विद्रोहों से सीखते हुए बिरसा मुंडा ने सभी आदिवासियों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ उल गुलान का ऐलान किया। इस दौरान बिरसा मुंडा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया। आदिवासियों का जीवन बदहाली और अभावों से भरा हुआ था और इस स्थिति का फायदा मिशनरी उठाते थे। मिशनरी आदिवासियों को ईसाईयत का पाठ पढ़ाते थे। बिरसा मुंडा वैष्णव धर्म की ओर मुड़ गए और आदिवासियों को धर्म एवं संस्कृति से जुड़े रहने के लिए कहते थे और साथ ही मिशनरियों के कुचक्र से बचने की सलाह भी देते थे। धीरे धीरे लोग बिरसा मुंडा की कही बातों पर विश्वास करने लगे और मिशनरियों की बातों को नकारने लगे। इससे बिरसा मुंडा इतने मशहूर हो गए कि लोग उन्हें धरती आबा कहकर पुकारने लगे। अपनी गतिविधियों की वजह से आदिवासी पुनरुत्थान के नायक बिरसा मुंडा अंग्रेजों के साथ साथ अब मिशनरियों की आंखों में भी खटकने लगे थे। अंग्रेजों और मिशनरियों को अपने मकसद में
बिरसा मुंडा सबसे बड़े बाधक लगने लगे। आखिरकार 3 फरवरी 1900 को अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जाम को पाए जंगल में गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों के पास बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अंग्रेज बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई बड़ा केस नहीं बना पाए। ऐसे में उनके जल्द ही छूटने की उम्मीद थी। इस बीच 9 जून 1900 की सुबह उन्हें अचानक उल्टियां होने लगी और वो अचेत होकर जेल में ही गिर पड़े। डॉक्टर ने उनकी नाड़ी देखी तो पता चला कि उनका निधन हो गया था। इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। बिरसा मुंडा की शहादत ने आदिवासियों को एक नई दिशा दी। उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा का स्रोत है। बिरसा मुंडा का नाम हमेशा इतिहास के सुनहरे पन्नों में चमकता रहेगा। वो एक सच्चे देशभक्त थे, एक वीर सपूत थे और एक आदिवासी आंदोलन के प्रणेता थे। बिरसा मुंडा हमेशा अमर रहेंगे। जब जब आदिवासी विद्रोह की बात होगी, धरती आबा का नाम पहली पंक्ति में लिया जाएगा। 13 अप्रैल 1919 का वो खौफनाक दिन जब 2 कांग्रेस नेताओं को अरेस्ट करने के विरोध में पंजाब के अमृतसर में हजारों की तादाद में लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए। ये लोग शांति के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी अंग्रेज जनरल रेजिनाल्ड डायर वहां पहुंचता है और अंग्रेज सैनिकों को निहत्थे मासूम लोगों पर फायरिंग का आदेश देता है। इसके बाद बंदूक की गोलियों के बीच पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की चीखों से पूरा जलियांवाला बाग गूंजने लगता है। अंग्रेजों की बंदूकें तब तक आग उगलती रहीं जब तक कि वहां मौजूद एक भी शख्स जिंदा रहा। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग को शमशान बना दिया। इस रक्तपात के दौरान एक 20 साल का नौजवान किसी तरह बच गया। वो लाशों के अंबार को देखकर फूट फूट कर रो रहा था। उसने जनरल डायर और गोली चलाने का आदेश देने वाले पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओडायर से इस हत्याकांड का बदला लेने की कसम खाई। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि महान क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह थे। सरदार ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर के सुनाम गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार तेहाल सिंह रेलवे में चौकीदार थे। ऊधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह था। जब ऊधम सिंह 7 साल के थे तो उनकी माता और पिता दोनों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद उन्हें अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय भेज दिया गया। इसी अनाथालय में शेर सिंह को ऊधम सिंह का नाम दिया गया। ऊधम सिंह शहीद भगत सिंह को अपना गुरु मानते थे। जब ऊधम सिंह बड़े हुए तो उन्होंने सभी धर्मों के लोगों में एकता बनाने के लिए अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया। साल 1918 में ऊधम सिंह ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1919 में उन्होंने अनाथालय को अलविदा कह दिया और आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। ऊधम सिंह के कानों में दिन रात जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों की चीखें गूंजती रहती थी। ऐसे में उन्होंने अपने साथियों के साथ चंदा इकट्ठा किया और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए लंदन चले गए। लंदन पहुंचने पर पता चला कि जनरल रेजिनाल्ड डायर की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। अब उन्होंने दूसरे हत्यारे जनरल माइकल ओड्वायर को मारने की योजना बनाई। 6 साल तक वो जनरल ड्रायर को मारने का मौका तलाशते रहे। आखिरकार 13 मार्च 1940 को उन्हें वो मौका मिल ही गया। 13 तारीख को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में एक बैठक थी। वहां जनरल माइकल ओड्वायर को भी आना था। ऊधम सिंह ने अपनी बंदूक को एक मोटी सी किताब में छुपाया और वहां पहुंच गए। उन्होंने मौका पाते ही जनरल ओड्वायर पर फायरिंग की। 2 गोलियां लगने से जनरल ओड्वायर वहीं ढेर हो गया। ऊधम सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। लंदन की अदालत में उनके ऊपर जनरल डायर की हत्या करने का मुकदमा चला। 4 जून 1940 को ऊधम सिंह को जनरल माइकल ओड्वायर की हत्या का दोषी माना गया। उन्हें 31 जुलाई 1940 को पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई और ऊधम सिंह सदा के लिए अमर हो गए।
हद तो तब हो गई जब जालिम अंग्रेजों ने ऊधम सिंह की अंतिम रस्मों को भी वहां पूरा नहीं होने दिया। आजादी के बाद साल 1974 में ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंपे और भारत में विधिवत उनका अंतिम संस्कार किया गया। भारत का इतिहास अंग्रेजों के घर में घुसकर एक जालिम को उसके किए की सजा देने वाले सरदार ऊधम सिंह को हमेशा याद रखेगा। हम सरदार ऊधम सिंह को कोटि कोटि नमन करते हैं और उन्हें क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। ये कहानी है उस वीरांगना की जिसने साहस, संकल्प और शौर्य से इतिहास के पन्नों में अमर स्थान बनाया। ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1828 में वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें सब प्यार से मनु कहते थे। बचपन से ही मनु असाधारण प्रतिभा की धनी थी। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, मनु घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल कर रही थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्होंने मनु को पढ़ने लिखने के साथ साथ शस्त्र कला भी सिखाई। उनके अंदर बचपन से ही एक योद्धा की झलक थी। 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। झांसी के लोगों ने उन्हें दिल से अपनाया और उन्होंने भी झांसी को अपनी कर्म भूमि बना लिया। 1851 में लक्ष्मीबाई के पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उनका निधन हो गया। ये झांसी के लिए एक बड़ा आघात था। इसके बाद राजा गंगाधर राव ने एक दत्तक पुत्र आनंद राव को गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। लेकिन दुख यहीं समाप्त नहीं हुआ। 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। राजा के निधन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू कर दी। इसके तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की योजना बनाई गई, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं अपनी झांसी की रक्षा करूंगी। 1857 का साल पूरे भारत में विद्रोह का साल था। यह पहली स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी सेना तैयार की, जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। उनकी सेना में झलकारी बाई जैसी वीर महिलाएं थीं। रानी ने खुद मोर्चा संभाला और युद्ध की रणनीति तैयार की। उनके शौर्य और नेतृत्व ने अंग्रेजों को कई बार हार का सामना कराया। 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। सर ह्यू रोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन रानी झांसीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने बहादुरी से युद्ध लड़ा और झांसी की रक्षा की। जब झांसी का किला टूटने लगा, रानी ने अपने बेटे को पीठ पर बांध लिया और किले से बाहर निकलने का फैसला लिया। वो अपनी सेना के साथ कालपी और ग्वालियर की ओर बढ़ी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। वो पुरुषों के वेश में लड़ती रही और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिरकार वो वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति देकर ये साबित कर दिया कि नारी शक्ति क्या होती है। उनकी मौत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वो एक आदर्श थी। उनकी कहानी हर महिला को ये सिखाती है कि जब हिम्मत और जुनून हो तो असंभव कुछ भी नहीं। आज भी उनकी वीरता हर भारतीय के दिल में जिंदा है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम हमेशा गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा।
यह कहानी है एक ऐसे राजपूत राजा की जिसने अपने दौर में दिल्ली की सल्तनत और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और अपने शौर्य का परचम बुलंद किया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की रक्षा के लिए एक सच्चा योद्धा अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। हम बात कर रहे हैं महापराक्रमी राजा राणा सांगा की, जिन्होंने अपने जिस्म पर 80 से ज्यादा गहरे जख्म खाए, लेकिन अपने जीते जी भारत की आन बान और शान को झुकने नहीं दिया। दुनिया के सबसे खूंखार आक्रांता बाबर के खिलाफ जंग में एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवाने के बावजूद वो आखिरी सांस तक लड़े, लेकिन झुकना कबूल नहीं किया। लेकिन राणा सांगा को आखिर किसने धोखे से मारा? क्या मुगल बादशाह बाबर राणा सांगा के न्योते पर भारत आया था? अगर राणा सांगा के बुलाने पर बाबर भारत आया था, तो फिर राणा सांगा और बाबर के बीच जंग क्यों हुई? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश राणा सांगा ए ग्रेट राजपूत वॉरियर में। राणा सांगा का असली नाम महाराणा संग्राम सिंह था और वो सिसोदिया वंश के एक महान योद्धा थे। वे 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक बने और उन्होंने दिल्ली की सल्तनत को चुनौती दी। उनकी वीरता के किस्से इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हैं। वे अपने समय के सबसे शक्तिशाली हिंदू सम्राट थे। उनके शरीर पर पड़े 80 घाव उनकी वीरता का प्रमाण देते थे। राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को हराया और उसे बंदी बनाया। उन्होंने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय को धूल चटाकर मेवाड़ की सीमा का विस्तार किया। इस विजय के बाद मेवाड़ पूरे उत्तर पश्चिम भारत में सबसे मजबूत राज्य बन गया। इसी दौर में एक और शक्तिशाली बादशाह ने हिंदुस्तान में दस्तक दी, जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए साल 1523 में कई निमंत्रण मिले। बाबरनामे के मुताबिक सिकंदर लोधी के भाई आलम खान लोधी, पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा अलाउद्दीन ने बाबर को भारत बुलाया। बाबरनामे में इस बात का भी जिक्र है कि राणा सांगा ने भी बाबर को इब्राहिम लोधी से लड़ने और उनकी मदद करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उनका असली मकसद इब्राहिम लोधी को उखाड़ फेंकना था। लेकिन जब साल 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया, तो राणा सांगा उनके विरोधी बन गए। राणा सांगा को एहसास हो गया था कि बाबर का इरादा सिर्फ लूटपाट करना नहीं था, बल्कि वो भारत पर शासन करना चाहता था। उन्होंने तय किया कि वो मेवाड़ की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। राणा सांगा ने बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए एक मजबूत गोलबंदी की। उन्होंने राजपूतों, अफगानों और लोधी वंश के लड़ाकों को साथ में लाया। साल 1527 में खानवा के युद्ध के मैदान में बाबर और राणा सांगा की सेना में खूंखार जंग हुई। इस युद्ध से भारत का भविष्य तय होना था। राणा सांगा की सेना तादाद में बाबर से बहुत ज्यादा थी। उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व खुद किया और असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। युद्ध में उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और उनके घुड़सवार योद्धा दुश्मनों पर टूट पड़े। लेकिन बाबर ने अपने तोपखाने की शक्ति और कूटनीति का बेजोड़ इस्तेमाल किया। बाबर की छोटी सी सेना कमजोर पड़ी तो बाबर ने अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए शराब छोड़ने और जिहाद का नारा बुलंद किया। उसने तुलुगमा युद्ध नीति इस्तेमाल कर तबाही मचा दी। खानवा के युद्ध में हार के बावजूद राणा सांगा ने आखिरी दम तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। वो एक और युद्ध की तैयारी करने लगे। हालांकि उनके सरदार ये नहीं चाहते थे। उनके सरदारों ने राणा सांगा को धोखे से जहर दे दिया। जनवरी 1528 में कालपी में राणा सांगा ने आखिरी सांस ली। राणा सांगा की कहानी केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान की कहानी है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर यह संदेश दिया कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत की संस्कृति को नहीं मिटा सकता। उनकी वीरता आज भी हमें सिखाती है कि अपने गौरव और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करना चाहिए। उनके गौरव का ही असर था कि मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जिंदा रही
और आगे चलकर महाराणा प्रताप ने उसी जज्बे से और उसी जुनून से मुगलों का मुकाबला किया। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की कहानी। चंद्रशेखर आजाद इतने बड़े क्रांतिकारी थे कि उन्होंने अपने खून से भारत मां का तिलक किया और भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब अंग्रेजों से उनकी मुठभेड़ हुई तो उन्होंने दर्जनों अंग्रेज सैनिकों का अकेले सामना किया। वो करीब आधे घंटे तक गोलियों की बौछारों के सामने डटे रहे और अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। जब वो घायल हो गए तो उन्होंने कहा कि जीते जी अंग्रेज मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। हम आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। इसके बाद उन्होंने खुद को गोली मारकर भारत माता के चरणों में अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। ऐसे थे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने बचपन में ही भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने का संकल्प लिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। उनका नाम चंद्रशेखर आजाद कैसे पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प किस्सा है। साल 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा। देश प्रेम की भावना से लबरेज चंद्रशेखर आजाद इसमें कूद पड़े। धरने प्रदर्शन के दौरान अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें अंग्रेज जज के सामने पेश किया गया तो उन्होंने जज के होश उड़ा दिए। जब जज ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया। जज ने उनके पिता का नाम पूछा तो उन्होंने कहा स्वतंत्रता। जज गुस्से से लाल हो गया। उसने चंद्रशेखर से उनकी मां का नाम पूछा। उन्होंने कहा भारत माता। फिर अपने घर का पता उन्होंने जेल बताया। इस बात से जज इतना नाराज हुआ कि उसने चंद्रशेखर को कोड़े मारने की सजा सुनाई। जब चंद्रशेखर को कोड़े मारे जा रहे थे तो लोग डर रहे थे, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। उन्होंने हर कोड़े पर भारत माता की जय का नारा लगाया। कोड़े मारने के बाद सजा भुगतने के एवज में उन्हें 3 आने दिए गए तो उन्होंने वो 3 आने जेलर के मुंह पर मार दिए। इस घटना को देखने वाले लोगों ने उन्हें आजाद आजाद कहना शुरू किया। हर कोई उन्हें चंद्रशेखर आजाद कहकर पुकारने लगा। आज भी कोई जब चंद्रशेखर आजाद का नाम लेता है तो हमारे जहन में मूंछों पर ताव देते हुए एक बहादुर और निर्भीक क्रांतिकारी की तस्वीर उभरती है। सच में चंद्रशेखर आजाद जैसे आजाद जिए वैसे ही वो आजाद रहते हुए अमर हो गए। भारत माता के इस वीर सपूत को शत शत नमन। झारखंड की धरती पर एक ऐसा सितारा चमका जिसने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ क्रांति की ज्वाला को भड़काया। वो शख्स कोई और नहीं था बल्कि बिरसा मुंडा थे। एक आदिवासी योद्धा, एक समाज सुधारक और एक ऐसा क्रांतिकारी जिनके नाम से अंग्रेजों की नींदें उड़ जाती थी, जिन्होंने नारा दिया ऊल गुलान। ऊल गुलान मतलब महाविद्रोह। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। बचपन से ही बिरसा ने अपने समाज में फैली कुरीतियों और अंग्रेजों के अत्याचार को देखा। अंग्रेज अपनी कुटिल नीति से आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल कर रहे थे। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ बिरसा मुंडा ने जंग छेड़ दी। यह कोई आम विद्रोह नहीं था। यह आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए महायुद्ध था। पिछले सभी विद्रोहों से सीखते हुए बिरसा मुंडा ने सभी आदिवासियों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ उल गुलान का ऐलान किया। इस दौरान बिरसा मुंडा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया। आदिवासियों का जीवन बदहाली और अभावों से भरा हुआ था और इस स्थिति का फायदा मिशनरी उठाते थे।
मिशनरी आदिवासियों को ईसाईयत का पाठ पढ़ाते थे। बिरसा मुंडा वैष्णव धर्म की ओर मुड़ गए और आदिवासियों को धर्म एवं संस्कृति से जुड़े रहने के लिए कहते थे और साथ ही मिशनरियों के कुचक्र से बचने की सलाह भी देते थे। धीरे धीरे लोग बिरसा मुंडा की कही बातों पर विश्वास करने लगे और मिशनरियों की बातों को नकारने लगे। इससे बिरसा मुंडा इतने मशहूर हो गए कि लोग उन्हें धरती आबा कहकर पुकारने लगे। अपनी गतिविधियों की वजह से आदिवासी पुनरुत्थान के नायक बिरसा मुंडा अंग्रेजों के साथ साथ अब मिशनरियों की आंखों में भी खटकने लगे थे। अंग्रेजों और मिशनरियों को अपने मकसद में बिरसा मुंडा सबसे बड़े बाधक लगने लगे। आखिरकार 3 फरवरी 1900 को अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जाम को पाए जंगल में गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों के पास बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अंग्रेज बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई बड़ा केस नहीं बना पाए। ऐसे में उनके जल्द ही छूटने की उम्मीद थी। इस बीच 9 जून 1900 की सुबह उन्हें अचानक उल्टियां होने लगी और वो अचेत होकर जेल में ही गिर पड़े। डॉक्टर ने उनकी नाड़ी देखी तो पता चला कि उनका निधन हो गया था। इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। बिरसा मुंडा की शहादत ने आदिवासियों को एक नई दिशा दी। उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा का स्रोत है। बिरसा मुंडा का नाम हमेशा इतिहास के सुनहरे पन्नों में चमकता रहेगा। वो एक सच्चे देशभक्त थे, एक वीर सपूत थे और एक आदिवासी आंदोलन के प्रणेता थे। बिरसा मुंडा हमेशा अमर रहेंगे। जब जब आदिवासी विद्रोह की बात होगी, धरती आबा का नाम पहली पंक्ति में लिया जाएगा। 13 अप्रैल 1919 का वो खौफनाक दिन जब 2 कांग्रेस नेताओं को अरेस्ट करने के विरोध में पंजाब के अमृतसर में हजारों की तादाद में लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए। ये लोग शांति के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी अंग्रेज जनरल रेजिनाल्ड डायर वहां पहुंचता है और अंग्रेज सैनिकों को निहत्थे मासूम लोगों पर फायरिंग का आदेश देता है। इसके बाद बंदूक की गोलियों के बीच पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की चीखों से पूरा जलियांवाला बाग गूंजने लगता है। अंग्रेजों की बंदूकें तब तक आग उगलती रहीं जब तक कि वहां मौजूद एक भी शख्स जिंदा रहा। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग को शमशान बना दिया। इस रक्तपात के दौरान एक 20 साल का नौजवान किसी तरह बच गया। वो लाशों के अंबार को देखकर फूट फूट कर रो रहा था। उसने जनरल डायर और गोली चलाने का आदेश देने वाले पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओडायर से इस हत्याकांड का बदला लेने की कसम खाई। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि महान क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह थे। सरदार ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर के सुनाम गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार तेहाल सिंह रेलवे में चौकीदार थे। ऊधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह था। जब ऊधम सिंह 7 साल के थे तो उनकी माता और पिता दोनों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद उन्हें अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय भेज दिया गया। इसी अनाथालय में शेर सिंह को ऊधम सिंह का नाम दिया गया। ऊधम सिंह शहीद भगत सिंह को अपना गुरु मानते थे। जब ऊधम सिंह बड़े हुए तो उन्होंने सभी धर्मों के लोगों में एकता बनाने के लिए अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया। साल 1918 में ऊधम सिंह ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1919 में उन्होंने अनाथालय को अलविदा कह दिया और आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। ऊधम सिंह के कानों में दिन रात जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों की चीखें गूंजती रहती थी। ऐसे में उन्होंने अपने साथियों के साथ चंदा इकट्ठा किया और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए लंदन चले गए। लंदन पहुंचने पर पता चला कि जनरल रेजिनाल्ड डायर की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। अब उन्होंने दूसरे हत्यारे जनरल माइकल ओडायर को मारने की योजना बनाई। 6 साल तक वो जनरल डायर को मारने का मौका तलाशते रहे। आखिरकार 13 मार्च 1940 को उन्हें वो मौका मिल ही गया। 13 तारीख को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में एक बैठक थी।
वहां जनरल माइकल ओडवायर को भी आना था। ऊधम सिंह ने अपनी बंदूक को एक मोटी सी किताब में छुपाया और वहां पहुंच गए। उन्होंने मौका पाते ही जनरल ओडवायर पर फायरिंग की। 2 गोलियां लगने से जनरल ओडवायर वहीं ढेर हो गया। ऊधम सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। लंदन की अदालत में उनके ऊपर जनरल डायर की हत्या करने का मुकदमा चला। 4 जून 1940 को ऊधम सिंह को जनरल माइकल ओडवायर की हत्या का दोषी माना गया। उन्हें 31 जुलाई 1940 को पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई और ऊधम सिंह सदा के लिए अमर हो गए। हद तो तब हो गई जब जालिम अंग्रेजों ने ऊधम सिंह की अंतिम रस्मों को भी वहां पूरा नहीं होने दिया। आजादी के बाद साल 1974 में ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंपे और भारत में विधिवत उनका अंतिम संस्कार किया गया। भारत का इतिहास अंग्रेजों के घर में घुसकर एक जालिम को उसके किए की सजा देने वाले सरदार ऊधम सिंह को हमेशा याद रखेगा। हम सरदार ऊधम सिंह को कोटि कोटि नमन करते हैं और उन्हें क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। ये कहानी है उस वीरांगना की जिसने साहस, संकल्प और शौर्य से इतिहास के पन्नों में अमर स्थान बनाया। ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1828 में वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें सब प्यार से मनु कहते थे। बचपन से ही मनु असाधारण प्रतिभा की धनी थी। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, मनु घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल कर रही थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्होंने मनु को पढ़ने लिखने के साथ साथ शस्त्र कला भी सिखाई। उनके अंदर बचपन से ही एक योद्धा की झलक थी। 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। झांसी के लोगों ने उन्हें दिल से अपनाया और उन्होंने भी झांसी को अपनी कर्म भूमि बना लिया। 1851 में लक्ष्मीबाई के पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उनका निधन हो गया। ये झांसी के लिए एक बड़ा आघात था। इसके बाद राजा गंगाधर राव ने एक दत्तक पुत्र आनंद राव को गोद दिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। लेकिन दुख यहीं समाप्त नहीं हुआ। 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। राजा के निधन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू कर दी। इसके तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की योजना बनाई गई, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं अपनी झांसी की रक्षा करूंगी। 1857 का साल पूरे भारत में विद्रोह का साल था। यह पहली स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी सेना तैयार की, जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। उनकी सेना में झलकारी बाई जैसी वीर महिलाएं थीं। रानी ने खुद मोर्चा संभाला और युद्ध की रणनीति तैयार की। उनके शौर्य और नेतृत्व ने अंग्रेजों को कई बार हार का सामना कराया। 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। सर ह्यू रोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन रानी झांसीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने बहादुरी से युद्ध लड़ा और झांसी की रक्षा की। जब झांसी का किला टूटने लगा, रानी ने अपने बेटे को पीठ पर बांध लिया और किले से बाहर निकलने का फैसला लिया। वो अपनी सेना के साथ कालपी और ग्वालियर की ओर बढ़ी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। वो पुरुषों के वेश में लड़ती रही और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिरकार वो वीर गति को प्राप्त हुई।
रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति देकर ये साबित कर दिया कि नारी शक्ति क्या होती है। उनकी मौत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वो एक आदर्श थी। उनकी कहानी हर महिला को ये सिखाती है कि जब हिम्मत और जुनून हो तो असंभव कुछ भी नहीं। आज भी उनकी वीरता हर भारतीय के दिल में जिंदा है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम हमेशा गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा। यह कहानी है एक ऐसे राजपूत राजा की जिसने अपने दौर में दिल्ली की सल्तनत और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और अपने शौर्य का परचम बुलंद किया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भारत की रक्षा के लिए एक सच्चा योद्धा अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। हम बात कर रहे हैं महापराक्रमी राजा राणा सांगा की, जिन्होंने अपने जिस्म पर 80 से ज्यादा गहरे जख्म खाए, लेकिन अपने जीते जी भारत की आन बान और शान को झुकने नहीं दिया। दुनिया के सबसे खूंखार आक्रांता बाबर के खिलाफ जंग में एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवाने के बावजूद वो आखिरी सांस तक लड़े, लेकिन झुकना कबूल नहीं किया। लेकिन राणा सांगा को आखिर किसने धोखे से मारा? क्या मुगल बादशाह बाबर राणा सांगा के न्योते पर भारत आया था? अगर राणा सांगा के बुलाने पर बाबर भारत आया था तो फिर राणा सांगा और बाबर के बीच जंग क्यों हुई? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश राणा सांगा एक ग्रेट राजपूत वॉरियर में। राणा सांगा का असली नाम महाराणा संग्राम सिंह था और वो सिसोदिया वंश के एक महान योद्धा थे। वे 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक बने और उन्होंने दिल्ली की सल्तनत को चुनौती दी। उनकी वीरता के किस्से इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हैं। वे अपने समय के सबसे शक्तिशाली हिंदू सम्राट थे। उनके शरीर पर पड़े 80 घाव उनकी वीरता का प्रमाण देते थे। राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को हराया और उसे बंदी बनाया। उन्होंने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय को धूल चटाकर मेवाड़ की सीमा का विस्तार किया। इस विजय के बाद मेवाड़ पूरे उत्तर पश्चिम भारत में सबसे मजबूत राज्य बन गया। इसी दौर में एक और शक्तिशाली बादशाह ने हिंदुस्तान में दस्तक दी, जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए साल 1523 में कई निमंत्रण मिले। बाबरनामे के मुताबिक सिकंदर लोधी के भाई आलम खान लोधी, पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा अलाउद्दीन ने बाबर को भारत बुलाया। बाबरनामे में इस बात का भी जिक्र है कि राणा सांगा ने भी बाबर को इब्राहिम लोधी से लड़ने और उनकी मदद करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उनका असली मकसद इब्राहिम लोधी को उखाड़ फेंकना था। लेकिन जब साल 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया तो राणा सांगा उनके विरोधी बन गए। राणा सांगा को एहसास हो गया था कि बाबर का इरादा सिर्फ लूटपाट करना नहीं था, बल्कि वो भारत पर शासन करना चाहता था। उन्होंने तय किया कि वो मेवाड़ की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। राणा सांगा ने बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए एक मजबूत गोलबंदी की। उन्होंने राजपूतों, अफगानों और लोधी वंश के लड़ाकों को साथ में लाया। साल 1527 में खानवा के युद्ध के मैदान में बाबर और राणा सांगा की सेना में खूंखार जंग हुई। इस युद्ध से भारत का भविष्य तय होना था। राणा सांगा की सेना तादाद में बाबर से बहुत ज्यादा थी। उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व खुद किया और असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। युद्ध में उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और उनके घुड़सवार योद्धा दुश्मनों पर टूट पड़े। लेकिन बाबर ने अपने तोपखाने की शक्ति और कूटनीति का बेजोड़ इस्तेमाल किया। बाबर की छोटी सी सेना कमजोर पड़ी तो बाबर ने अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए शराब छोड़ने और जिहाद का नारा बुलंद किया। उसने तुलगमा युद्ध नीति इस्तेमाल कर तबाही मचा दी। खानवा के युद्ध में हार के बावजूद राणा सांगा ने आखिरी दम तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। वो एक और युद्ध की तैयारी करने लगे।
हालांकि उनके सरदार ये नहीं चाहते थे। उनके सरदारों ने राणा सांगा को धोखे से जहर दे दिया। जनवरी 1528 में कालपी में राणा सांगा ने आखिरी सांस ली। राणा सांगा की कहानी केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान की कहानी है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर यह संदेश दिया कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत की संस्कृति को नहीं मिटा सकता। उनकी वीरता आज भी हमें सिखाती है कि अपने गौरव और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करना चाहिए। उनके गौरव का ही असर था कि मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जिंदा रही और आगे चलकर महाराणा प्रताप ने उसी जज्बे से और उसी जुनून से मुगलों का मुकाबला किया। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की कहानी। चंद्रशेखर आजाद इतने बड़े क्रांतिकारी थे कि उन्होंने अपने खून से भारत मां का तिलक किया और भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब अंग्रेजों से उनकी मुठभेड़ हुई तो उन्होंने दर्जनों अंग्रेज सैनिकों का अकेले सामना किया। वो करीब आधे घंटे तक गोलियों की बौछारों के सामने डटे रहे और अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। जब वो घायल हो गए तो उन्होंने कहा कि जीते जी अंग्रेज मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। हम आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। इसके बाद उन्होंने खुद को गोली मारकर भारत माता के चरणों में अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। ऐसे थे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने बचपन में ही भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने का संकल्प लिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। उनका नाम चंद्रशेखर आजाद कैसे पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प किस्सा है। साल 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा। देश प्रेम की भावना से लबरेज चंद्रशेखर आजाद इसमें कूद पड़े। धरने प्रदर्शन के दौरान अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें अंग्रेज जज के सामने पेश किया गया तो उन्होंने जज के होश उड़ा दिए। जब जज ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया। जज ने उनके पिता का नाम पूछा तो उन्होंने कहा स्वतंत्रता। जज गुस्से से लाल हो गया। उसने चंद्रशेखर से उनकी मां का नाम पूछा। उन्होंने कहा भारत माता। फिर अपने घर का पता उन्होंने जेल बताया। इस बात से जज इतना नाराज हुआ कि उसने चंद्रशेखर को कोड़े मारने की सजा सुनाई। जब चंद्रशेखर को कोड़े मारे जा रहे थे तो लोग डर रहे थे, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। उन्होंने हर कोड़े पर भारत माता की जय का नारा लगाया। कोड़े मारने के बाद सजा भुगतने के एवज में उन्हें 3 आने दिए गए तो उन्होंने वो 3 आने जेलर के मुंह पर मार दिए। इस घटना को देखने वाले लोगों ने उन्हें आजाद आजाद कहना शुरू किया। हर कोई उन्हें चंद्रशेखर आजाद कहकर पुकारने लगा। आज भी कोई जब चंद्रशेखर आजाद का नाम लेता है तो हमारे जहन में मूंछों पर ताव देते हुए एक बहादुर और निर्भीक क्रांतिकारी की तस्वीर उभरती है। सच में चंद्रशेखर आजाद जैसे आजाद जिए वैसे ही वो आजाद रहते हुए अमर हो गए। भारत माता के इस वीर सपूत को शत शत नमन। झारखंड की धरती पर एक ऐसा सितारा चमका जिसने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ क्रांति की ज्वाला को भड़काया। वो शख्स कोई और नहीं था बल्कि बिरसा मुंडा थे। एक आदिवासी योद्धा, एक समाज सुधारक और एक ऐसा क्रांतिकारी जिनके नाम से अंग्रेजों की नींदें उड़ जाती थी, जिन्होंने नारा दिया ऊल गुलान। ऊल गुलान मतलब महाविद्रोह। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। बचपन से ही बिरसा ने अपने समाज में फैली कुरीतियों और अंग्रेजों के अत्याचार को देखा। अंग्रेज अपनी कुटिल नीति से आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल कर रहे थे।
19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ बिरसा मुंडा ने जंग छेड़ दी। यह कोई आम विद्रोह नहीं था। यह आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए महायुद्ध था। पिछले सभी विद्रोहों से सीखते हुए बिरसा मुंडा ने सभी आदिवासियों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान का ऐलान किया। इस दौरान बिरसा मुंडा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया। आदिवासियों का जीवन बदहाली और अभावों से भरा हुआ था और इस स्थिति का फायदा मिशनरी उठाते थे। मिशनरी आदिवासियों को ईसाईयत का पाठ पढ़ाते थे। बिरसा मुंडा वैष्णव धर्म की ओर मुड़ गए और आदिवासियों को धर्म एवं संस्कृति से जुड़े रहने के लिए कहते थे और साथ ही मिशनरियों के कुचक्र से बचने की सलाह भी देते थे। धीरे धीरे लोग बिरसा मुंडा की कही बातों पर विश्वास करने लगे और मिशनरियों की बातों को नकारने लगे। इससे बिरसा मुंडा इतने मशहूर हो गए कि लोग उन्हें धरती आबा कहकर पुकारने लगे। अपनी गतिविधियों की वजह से आदिवासी पुनरुत्थान के नायक बिरसा मुंडा अंग्रेजों के साथ साथ अब मिशनरियों की आंखों में भी खटकने लगे थे। अंग्रेजों और मिशनरियों को अपने मकसद में बिरसा मुंडा सबसे बड़े बाधक लगने लगे। आखिरकार 3 फरवरी 1900 को अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जाम को पाए जंगल में गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों के पास बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अंग्रेज बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई बड़ा केस नहीं बना पाए। ऐसे में उनके जल्द ही छूटने की उम्मीद थी। इस बीच 9 जून 1900 की सुबह उन्हें अचानक उल्टियां होने लगी और वो अचेत होकर जेल में ही गिर पड़े। डॉक्टर ने उनकी नाड़ी देखी तो पता चला कि उनका निधन हो गया था। इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। बिरसा मुंडा की शहादत ने आदिवासियों को एक नई दिशा दी। उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा का स्रोत है। बिरसा मुंडा का नाम हमेशा इतिहास के सुनहरे पन्नों में चमकता रहेगा। वो एक सच्चे देशभक्त थे, एक वीर सपूत थे और एक आदिवासी आंदोलन के प्रणेता थे। बिरसा मुंडा हमेशा अमर रहेंगे। जब जब आदिवासी विद्रोह की बात होगी, धरती आबा का नाम पहली पंक्ति में लिया जाएगा। 13 अप्रैल 1919 का वो खौफनाक दिन जब 2 कांग्रेस नेताओं को अरेस्ट करने के विरोध में पंजाब के अमृतसर में हजारों की तादाद में लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए। ये लोग शांति के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी अंग्रेज जनरल रेजिनाल्ड डायर वहां पहुंचता है और अंग्रेज सैनिकों को निहत्थे मासूम लोगों पर फायरिंग का आदेश देता है। इसके बाद बंदूक की गोलियों के बीच पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की चीखों से पूरा जलियांवाला बाग गूंजने लगता है। अंग्रेजों की बंदूकें तब तक आग उगलती रहीं जब तक कि वहां मौजूद एक भी शख्स जिंदा रहा। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग को शमशान बना दिया। इस रक्तपात के दौरान एक 20 साल का नौजवान किसी तरह बच गया। वो लाशों के अंबार को देखकर फूट फूट कर रो रहा था। उसने जनरल डायर और गोली चलाने का आदेश देने वाले पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओडायर से इस हत्याकांड का बदला लेने की कसम खाई। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि महान क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह थे। सरदार ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर के सुनाम गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार तेहाल सिंह रेलवे में चौकीदार थे। ऊधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह था। जब ऊधम सिंह 7 साल के थे तो उनकी माता और पिता दोनों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद उन्हें अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय भेज दिया गया। इसी अनाथालय में शेर सिंह को ऊधम सिंह का नाम दिया गया। ऊधम सिंह शहीद भगत सिंह को अपना गुरु मानते थे। जब ऊधम सिंह बड़े हुए तो उन्होंने सभी धर्मों के लोगों में एकता बनाने के लिए अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया। साल 1918 में ऊधम सिंह ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1919 में उन्होंने अनाथालय को अलविदा कह दिया और आजादी के आंदोलन में कूद पड़े।
ऊधम सिंह के कानों में दिन रात जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों की चीखें गूंजती रहती थीं। ऐसे में उन्होंने अपने साथियों के साथ चंदा इकट्ठा किया और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए लंदन चले गए। लंदन पहुंचने पर पता चला कि जनरल रेजिनाल्ड डायर की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। अब उन्होंने दूसरे हत्यारे जनरल माइकल ओड्वायर को मारने की योजना बनाई। 6 साल तक वो जनरल ड्रायर को मारने का मौका तलाशते रहे। आखिरकार 13 मार्च 1940 को उन्हें वो मौका मिल ही गया। 13 तारीख को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में एक बैठक थी। वहां जनरल माइकल ओड्वायर को भी आना था। ऊधम सिंह ने अपनी बंदूक को एक मोटी सी किताब में छुपाया और वहां पहुंच गए। उन्होंने मौका पाते ही जनरल ओड्वायर पर फायरिंग की। 2 गोलियां लगने से जनरल ओड्वायर वहीं ढेर हो गया। ऊधम सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। लंदन की अदालत में उनके ऊपर जनरल डायर की हत्या करने का मुकदमा चला। 4 जून 1940 को ऊधम सिंह को जनरल माइकल ओड्वायर की हत्या का दोषी माना गया। उन्हें 31 जुलाई 1940 को पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई और ऊधम सिंह सदा के लिए अमर हो गए। हद तो तब हो गई जब जालिम अंग्रेजों ने ऊधम सिंह की अंतिम रस्मों को भी वहां पूरा नहीं होने दिया। आजादी के बाद साल 1974 में ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंपे और भारत में विधिवत उनका अंतिम संस्कार किया गया। भारत का इतिहास अंग्रेजों के घर में घुसकर एक जालिम को उसके किए की सजा देने वाले सरदार ऊधम सिंह को हमेशा याद रखेगा। हम सरदार ऊधम सिंह को कोटि कोटि नमन करते हैं और उन्हें क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। ये कहानी है उस वीरांगना की जिसने साहस, संकल्प और शौर्य से इतिहास के पन्नों में अमर स्थान बनाया। ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1828 में वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें सब प्यार से मनु कहते थे। बचपन से ही मनु असाधारण प्रतिभा की धनी थी। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, मनु घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल कर रही थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्होंने मनु को पढ़ने लिखने के साथ साथ शस्त्र कला भी सिखाई। उनके अंदर बचपन से ही एक योद्धा की झलक थी। 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। झांसी के लोगों ने उन्हें दिल से अपनाया और उन्होंने भी झांसी को अपनी कर्म भूमि बना लिया। 1851 में लक्ष्मीबाई के पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उनका निधन हो गया। ये झांसी के लिए एक बड़ा आघात था। इसके बाद राजा गंगाधर राव ने एक दत्तक पुत्र आनंद राव को गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। लेकिन दुख यहीं समाप्त नहीं हुआ। 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। राजा के निधन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू कर दी। इसके तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की योजना बनाई गई, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं अपनी झांसी की रक्षा करूंगी। 1857 का साल पूरे भारत में विद्रोह का साल था। यह पहली स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी सेना तैयार की, जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। उनकी सेना में झलकारी बाई जैसी वीर महिलाएं थीं। रानी ने खुद मोर्चा संभाला और युद्ध की रणनीति तैयार की। उनके शौर्य और नेतृत्व ने अंग्रेजों को कई बार हार का सामना कराया। 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया।
सर ह्यू रोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन रानी झांसीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने बहादुरी से युद्ध लड़ा और झांसी की रक्षा की। जब झांसी का किला टूटने लगा, रानी ने अपने बेटे को पीठ पर बांध लिया और किले से बाहर निकलने का फैसला लिया। वो अपनी सेना के साथ कालपी और ग्वालियर की ओर बढ़ी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। वो पुरुषों के वेश में लड़ती रही और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिरकार वो वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति देकर ये साबित कर दिया कि नारी शक्ति क्या होती है। उनकी मौत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वो एक आदर्श थी। उनकी कहानी हर महिला को ये सिखाती है कि जब हिम्मत और जुनून हो तो असंभव कुछ भी नहीं। आज भी उनकी वीरता हर भारतीय के दिल में जिंदा है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम हमेशा गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा। यह कहानी है एक ऐसे राजपूत राजा की जिसने अपने दौर में दिल्ली की सल्तनत और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और अपने शौर्य का परचम बुलंद किया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भारत की रक्षा के लिए एक सच्चा योद्धा अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। हम बात कर रहे हैं महापराक्रमी राजा राणा सांगा की, जिन्होंने अपने जिस्म पर 80 से ज्यादा गहरे जख्म खाए, लेकिन अपने जीते जी भारत की आन बान और शान को झुकने नहीं दिया। दुनिया के सबसे खूंखार आक्रांता बाबर के खिलाफ जंग में एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवाने के बावजूद वो आखिरी सांस तक लड़े, लेकिन झुकना कबूल नहीं किया। लेकिन राणा सांगा को आखिर किसने धोखे से मारा? क्या मुगल बादशाह बाबर राणा सांगा के न्योते पर भारत आया था? अगर राणा सांगा के बुलाने पर बाबर भारत आया था, तो फिर राणा सांगा और बाबर के बीच जंग क्यों हुई? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश राणा सांगा ए ग्रेट राजपूत वॉरियर में। राणा सांगा का असली नाम महाराणा संग्राम सिंह था और वो सिसोदिया वंश के एक महान